अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिल मुख्तार। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते बहते दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ बावक़ार हाज़रीन, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मकान में बैठी हुई इज्जतदार माँ बहन बेटियों, मंच पर आज हमारे अपने शहर की होने वाली MLA मोहतरमा शान हिंद साहिबा की कोर्ट की अपील लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। वक्त तो बहुत कम है, मैं 5 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 1999 में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक फतवा जारी किया शेख रशीद साहब के हक में और निहाल साहब की मुखालफत में। गालिबन उस वक्त तो शेख रशीद साहब किसी मस्जिद के इमाम होंगे, किसी मस्जिद के मुअज्जिन होंगे या किसी मदरसे के मुदर्रिस होंगे, इसलिए निहाल साहब की मुखालफत में शेख रशीद साहब की हिमायत में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक फतवा जारी किया। 99 से लेकर आज 2024 तक इन्हीं दोनों दो भाइयों की जोड़ी शहर में काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जिस शख्स के हक में फतवा दिया था, 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पूरे देश में उसी वक्त तो कांग्रेस पार्टी का सवाल आया और सारे मुसलमानों ने खून के आंसू रोए, लेकिन शेख रशीद साहब ने अपनी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। बाबरी मस्जिद शहीद होने का उन्हें कोई गम नहीं हुआ। जब इख्तिदार में आए और उसके बाद इलेक्शन हारे तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, राष्ट्रवादी पार्टी पकड़े, वो छोड़ा, आजाद पार्टी से ऐलान किया, फिर नैया डामाडोल दिख रही थी तो फिर एक हरा झंडा लेकर आए। उस हरे झंडे वाले साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और जो लोग उनकी वर्करी करना चाहते हैं वो किसी ना किसी अच्छे माँ बाप के औलाद है, किसी ना किसी इज्जतदार घराने के फर्द है। मैं उनसे अपील करूंगा, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन आप किसी पार्टी की अगर उस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, वर्करी कर रहे हैं, तो जरा देखिए कि ये हरा झंडा आज आया है, हरा झंडे का अहमियत आज समझे है। मैं पूछना चाहता हूं, कल तक तुम अजीत दादा पवार के गुण गाते थे, तो क्या अजीत दादा पवार भी इस्लाम कबूल करके तुम्हारे हरे झंडे को सलाम करने वाला है? मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ये जवाब दो। दूसरी बात है, मैं मुख्तसर में अपनी बात रखना चाहता हूं कि मुझे मेरे कैंडिडेट शान हिंद के बारे में अपील करने आए हो। दूसरी तरफ हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये हर दिन इनका कल क्या होगा, ये कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, उनके आजू बाजू में बैठने वालों को भी मालूम नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों, कल ये कहते थे कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है, राष्ट्रवादी पार्टी से ये इलेक्शन लड़े। कभी कहते थे कि राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देना गोया खुदकशी करने के बराबर है। फिर ये अपनी एक पार्टी बनाए, जिस तरह भी ये अपनी पार्टी बदलते रहे, नाम बदलते रहे। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर खालिद परवेज साहब से, मैं पूछना चाहता हूं माजिद हाजी साहब से, मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल मालिक से, मैं पूछना चाहता हूं मेरे बिरादर मोहतरम यूनुस ईसा साहब से कि हमें क्यों जरूरत महसूस हुई थी, डॉक्टर खालिद परवेज ने क्यों कहा था कि जब बसारत बताने की, बसीरत बताने की बात थी तो तुम बसारत बता रहे थे, क्यों बोलने की जरूरत पड़ी थी? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आपने मजलिस को संभाला है, आपने मजलिस को संभाला है, लेकिन बताओ जिसके साथ आज आप काम कर रहे हो, अगर पूरे माले गांव में एक आदमी ऐसा बता दो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक आदमी को मजलिस का मिंबर बनाया, किसी को मजलिस का मिंबर बनाया हो, ये मुफाद परस्त आदमी है, ये खुद गरज आदमी है। आज बोला जाता है, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों एक, आज भी आप देख रहे इस वार्ड में बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जिनकी औलाद
किसी न किसी नशे में मुब्तला है। तो वो माँ बाप से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपका बच्चा जिस भी नशे में मुब्तला है तो उसके साथ सरपरस्ती करने वाले कौन लोग हैं? ये सैलानी बाबा चौक है, ये वली अल्लाह के नाम से है, लेकिन ऐसा लगता है कोई दूसरे मोहल्ले का आदमी कि आज सैलानी चौक मत जाओ। क्यों? कि वहां दो ग्रुप ऐसा बैठा है कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो बॉर्डर है। ये क्या है? ये मोहल्ले की आबरू, ये सैलानी बाबा के नाम का विकार, ये कहा जा रहा है? ओ मोहल्ले के जिम्मेदारों, इन दोनों को छोड़ो। और ये आपकी बेटी, आपकी आबरू, ये निहाल अहमद की लगते जिगर, ये किसकी तरबियत याफ्ता है मैं बताऊं? आज के वजीर आजम का एक वाकया मैंने पढ़ा था कि मैं सियासत में कभी कभी शरद पवार को अपना आइडियल बनाता हूं, शरद पवार को। और वो शरद पवार किसको अपना उस्ताद मानते थे? वो साथी निहाल अहमद को अपना उस्ताद मानते थे। ये उस निहाल अहमद की बेटी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने शहर पर रहम करो, अपने शहर पर रहम करो। दोनों पार्टी के वर्करों से मैं अपील करता हूं, इलेक्शन आएगा चले जाएगा, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हम माई हव्वा के बेटे हैं, हम सब आपस में एक है। कोई बिरादरी का झगड़ा रसूल अल्लाह ने नहीं बताया। हम सब कलमे के रिश्तेदार हैं, हम इस्लाम की औलाद है, हम मोहम्मदी है, हम मोहम्मदी है। लिहाजा 20 तारीख को इन गुंडों को और इन पादशाहों को दोनों को रद्द करो। हमको हरे झंडे के आड़ में ये भगवा झंडे की दलाली कर रहे हैं, इन दोनों को नाकारा करो। और मोहतरमा शान हिंद साहिबा जो एक तजुर्बेकार सियासतदान है, इसे भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करें। सलामत भाई बिना किसी तमीज तालियां बजा करके युवा नेता बेबाक लीडर मुस्तकिम बिगलेटी साहब। साथियों, आज का जलसा सैलानी चौक पर है और मैं जलसा एक बैनर बताकर शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये बैनर पहले खोला जाए। ये बैनर ये शहर की 25 सालों में क्या हालत की गई है उसकी अक्कासी करेगा। मालेगांव शहर में 25 सालों में जो प्रोजेक्ट लाए गए, एक प्रोजेक्ट लाया गया जाफर नगर में सब्जी मंडी के नाम पर, मौलाना महफूजुर रहमानी साहब, मौलाना उमरैन साहब के वालिद के नाम से, एक मुकुंदवाड़ी में, और एक प्रोजेक्ट था सोमवार बाजार कैंप में। फिरका परस्ती एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज्यादा घुस गई है कि आप देखेंगे जाफर नगर की सब्जी मार्केट खंडर हो गई, मुकुंदवाड़ी की सब्जी मार्केट खंडर हो गई। खंडर होने के बाद वहां आवारागर्दी चालू की गई। इस शहर में जो नुमाइंदे 25 साल से थे वो नाम का भी लिहाज नहीं रखते कि किस बड़े आलिम के नाम से आप उस कॉलोनी, उस मंडी को रख रहे हो और उसकी क्या हालत बना दी गई। और तीनों प्रोजेक्ट एक ही वक्त में आए। सोमवार बाजार का प्रोजेक्ट कैसे कामयाब हो गया? इसकी वजह यह है कि यहां के लीडरान सिर्फ ठेकेदारी करना इनका मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को काबू में रखना इनको आता ही नहीं है। ना माजी एमएलए को और जो मौजूदा एमएलए हैं उन्हें तो कुछ समझता ही नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उन्हें इलेक्शन भी नहीं समझ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से संभाला जाए, आपकी जो नुमाइंदा है वो एमबीए है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जाए ये वो पढ़ी हुई है।
कारपोरेशन में मेंबर रही है, अपोजिशन लीडर रही है, तजुर्बा भी है। पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन की है, ऐसे पॉलिटिक्स से उसके खून में है, मगर पॉलिटिक्स से पढ़ी लिखी भी है, LLB है, कानून समझती है। जिन लोगों पर गोली चली और गोली चलने के नाम पर जो मौजूदा MLA के साथ गए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, 2 महीने में उनकी जमानत हो गई। 2 महीने में मौजूदा MLA की ये ताकत है। अगर हम होते तो जेल में डालना भी जानते हैं, और जब जेल से निकालने की बात आती है तो रहीम भाई निकालना भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दोनों हमको आता है, जेल में डालना भी आता है, जेल से निकालना भी आता है। जाफर नगर के जलसे में मौजूदा MLA बोले कि जो गुंडागर्दी हमारे वर्कर के साथ की गई, 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। 100 घंटे हो गए हैं, 100 घंटे। मौजूदा MLA उन लोगों का नाम FIR में आरोपियों का नहीं लिखा सके, इतने कमजोर MLA हैं। इस शहर में इससे ज्यादा कमजोर MLA मालेगांव की तारीख में नहीं आया कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद भी आरोपी का नाम नहीं लिखा सका। आप ऐसे लोगों का साथ दे सकते हैं क्या? एक आवाज में बोलो, दे सकते हैं क्या? इतना कमजोर MLA इस शहर में होना चाहिए क्या? जिसे ना मराठी समझती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, ना कानून समझता है, ना पुलिस वालों के ऊपर उसकी कुछ चलती है। ऐसा कमजोर MLA इस शहर को मिलना चाहिए क्या? इस शहर को मिलना चाहिए एक बहादुर MLA, एक पढ़ी लिखी MLA, एक ऐसी में MLA जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, जिससे सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ आदमी कांपे। अगर वो सोमवार बाजार की सब्जी मंडी को चालू कर सकते हैं तो उनको ये डर होना चाहिए कि मालेगांव सेंट्रल की अगर हम खंडर कर दिए तो ये हमको जेल भेज देंगी, ये हमको सर्विस से निकाल देंगी। ये डर एडमिनिस्ट्रेशन पे निहाल साहब के वक्त हुआ करता था। 25 साल में सरकारी आदमियों का डर खत्म कर दिया गया इस शहर में। ऐसा कमजोर MLA मैं बोलता हूँ मालेगांव की तारीख में नहीं गुजरा। इतने कमजोर MLA का साथ देना मतलब शहर को कमजोर करना है। ये आप समझ लीजिए कि इस शहर में दबदबा निहाल अहमद का था और ये दबदबा हमारा है, इसके अलावा किसी का दबदबा नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है तो उसकी गुंडागर्दी इस शहर में कोई रोक सकता है तो सिर्फ हम रोक सकते हैं। हमारे अलावा किसी की मां ने नहीं जनी उनका गुंडागर्दी रोक सके। और आज का मौजूदा MLA जो 100 घंटा होने के बाद एक FIR में आरोपी का नाम नहीं लिखा सकता, इतना कमजोर MLA। आप ऐसे कमजोर MLA को अगर वोट देंगे तो आप ये मान लो तो आप जो है शेख आसिफ को ताकत दे रहे हो। पूरे शहर में समाजवादी की लहर है, लोग तब्दीली चाहते हैं और हम जो है इलेक्शन ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि इसकी वोट काटने आए हैं, वो कहते हैं कि इसकी वोट काटने आए हैं। दोनों को फिक्र हो गई है 8-10 दिन में कि साला और किसकी कटने जा रही है। हम दोनों को काटने आए हैं। अगर हम इलेक्शन में आए हैं तो पूरा खाका बना के आए हैं जीतने का और इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी होगी। मैं दावत देने आया हूं कि 20 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है वो तब्दीली की वोटिंग है, समाजवादी की वोटिंग है। आप साइकिल निशान जो 6 नंबर की बटन है शान हिंद की, आप उस पर वोट दीजिए। आप तारीख का हिस्सा बनिए। हम किसी की वोट काटने नहीं आए हैं, हम पूरा खाका बना के आए हैं। और ऐसा है कि पूरा शहर जानता है कि हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमने पूरा खाका बनाया हुआ है कि इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होने वाला है ये भी हमको पता है। इलेक्शन के दिन क्या करने वाले हैं उसकी भी हमारे पास प्लानिंग है। हम 3 महीने से इलेक्शन का खाका बनाए हुए हैं, हम ऐसे इलेक्शन में नहीं आए हैं। मैं बोल रहा हूं हम जीतने के लिए इलेक्शन में आए और इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी ही होने वाली है। आने वाला वक्त असेंबली के बाद कारपोरेशन का है। हमने उसका भी खाका बनाया है कि इस शहर में कैसे नुमाइंदे कारपोरेशन में जाना चाहिए। जिनको लकड़ी का लड्डू दिया जा रहा है 23 तारीख को जब पेटी खुलेंगी तो आंख फटी की फटी रह जाएंगी। गुरुवार वार्ड से लेकर निहाल नगर तक सिर्फ समाजवादी है।
किले से लेकर इस्लामपुरे तक सिर्फ समाजवादी है, गोल्डन नगर से लेकर नयापुरे तक सिर्फ समाजवादी है। पूरे शहर में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा शहर एक साथ खड़ा है इस वक्त तब्दीली के लिए, बदलाव के लिए। आपको तब्दीली के लिए इस शहर में भरपूर वोट करना है। आप अगर यहाँ हजारों की तादाद में जलसों में आ रहे हैं और जाने के बाद आप अगर लोगों को नहीं समझा रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। हम जो कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए जिम्मेदारान, यहाँ हमारे नूरुल ऐन साबरी साहब भी बैठे हैं जो अपनी कई तंजीमों के साथ हिमायत दी है और तंजीमों के साथ कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस शहर के हालात देखकर कर रहे हैं, इस शहर में तब्दीली के लिए कर रहे हैं। तो सामने बैठा हुआ आदमी, आखिरी खड़ा हुआ आदमी, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जलसे से जाने के बाद वो लोगों को कन्विंस करे, लोगों की राय अम्मा बनाए कि तब्दीली क्यों जरूरी है। घर में अगर मेरी माए बहनें हैं तो उन्हें समझाएं कि एक औरत को वोट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये औरत मर्दों पर भारी है। ये सब कमजोर लोग हैं, ये बुज़दिल है। फिरका परस्तों से लड़ना इस शहर में किसी को आता है तो वो सिर्फ निहाली सोच रखने वाले समाजवादियों को आता है, बाकी किसी को नहीं आता। ये आपस में तो बहुत गोली और बंदूक की बात करते हैं। कभी सुना शेख आसिफ के घराने ने किसी फिरका परस्त के खिलाफ कुछ बोला? किसी मुफ्ती इस्माइल के घर के लोगों ने बड़ा अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कभी सुना है किसी का राशन कार्ड बनाया है किसी फिरका परस्तों के खिलाफ कुछ बोले? ये कभी नहीं बोलेंगे। आप एक बात ध्यान से रख सुनिए कि एक आदमी था, रॉयल होटल पर काम करता था, शेख इसहाक मामू, चमन नगर का रहने वाला था। उस आदमी ने, किसने उसको फोन पर धमकी दी, गालियां दी और वह आदमी ने फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद उसकी 2 बीवियां थी, 8 बच्चे थे। एक बच्ची 1 साल की थी, 1 महीने की थी एक बच्ची। आजाद नगर वाले, गुरुवार वार्ड वाले, टेपू वाले, चमन नगर वाले, अमनपुरा वाले, क्या आप ऐसे जुल्म करने वालों को वोट देंगे? आप एक बार सोचिए तो सही। हमने इस शहर में कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। निहाल साहब के वक्त से लेकर आज तक हमारे बारे में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी चोरी की। हमारे बारे में कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी किसी पर जुल्म किया। कोई आदमी फांसी लगा के, सिर्फ एक आदमी के डराने धमकाने पर फांसी लगा ले, उसके घर की क्या हालत होगी? वो शेख इसहाक मामू। आप सोचिए, ऐसे जालिम लोगों को आप वोट दे सकते हो? ऐसे जालिम लोगों को वोट देना चाहिए क्या? ये बहुत सोचने का सवाल है कि इस शहर में जो जुल्म है वो ये अपने ही लोगों पर कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर ये जुल्म करते हैं और ऐसे लोगों का साथ देना जालिम का साथ देना है। इस शहर से जालिम, जुल्म करने वाले, चोरी करने वाले, करप्शन करने वाले, इनका खात्मा करने का वक्त आ गया है। आप एक बात यकीन मानो कि गुरुवार वार्ड वालों, अगर गुरुवार वार्ड के लोगों को कभी कोई रोजी रोटी नौजवानों को नहीं दी गई, यहां तक के गुरुवार वार्ड में ठेकेदारी भी हजार खोली और इस्लामाबाद वालों ने आके की। किसी गुरुवार वार्ड के नौजवान को तो इन्होंने ठेकेदारी भी नहीं दी, तो क्या गुरुवार वार्ड के लोग उनको वोट देंगे? आप सोचिए, समझिए और एक मर्तबा इस शहर की बर्बादी को देखिए। हम 25 साल के बदले में सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल। आपको तब्दीली इसलिए नहीं करना है कि आपके साथ गलत हुआ है। आपको तब्दीली इज्तिमाई तौर पर सोचिए कि इस शहर के साथ क्या हुआ, इस कौम के साथ क्या हुआ, और ये सोचने के बाद आपको तब्दीली करना है। और 20 नवंबर को साइकिल निशान पर 6 नंबर की बटन दबाकर इस शहर में तब्दीली लाना है और वो तब्दीली ही इस शहर का मुस्तकबिल तय करेंगी। मैं इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। खुद हो फिर भी
जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, फिर भी अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। तो आइए इस बेटी को आवाज दो, कौम की बेटी को आवाज दो, और इस हवाले से आवाज दो कि आने वाला वक्त 23 नवंबर को एक नए सूरज की, एक नए आफ्ताब की आमद शहर में होगी। आपकी भरपूर तालियां शान हिंद के लिए। जनाब सदर मोहतरम, आप तमाम साथियों, आज का ये जलसा गुरुवार वार्ड में हो रहा है। हम इलेक्शन की तशहीर के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए। मैं जहां खड़ी हूं वो इलाका ऐसा है जहां के जियाले, जहां के लीडर पूरे शहर में मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं और दादागिरी करते हैं इसी चौक पर। और मुझे हैरत है इस इलाके के लोगों पर कि वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं उनकी दादागिरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलशेर खान को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अली अकबर साहब को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नजीर जागली को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिगन दलाल को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलाब भुट्टे को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शाबान पहलवान को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक लाल टोपी को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक सफेद टोपी वालों को देखा है। अरे मर्द तो मर्द, यहाँ की औरतें, यहाँ थी बीबी जान अफजल, इस इलाके में थी तिद्दा खाला, ये इलाके में थी खातून आलम, इस इलाके में रहमत भी थी, और आप मोटकी खाला, ये इलाके की जान हुआ करती थी। और आज बाहर के लोग यहाँ आके दादागिरी करते हैं और आप बर्दाश्त करते हो। हैरत की बात है, जब गुलशेर पहलवान जब निकलते थे इस एरिया से, तो मैं जानती हूँ यहाँ से लेके मुशावरत चौक तक लोग हैरान रहते थे, ऐसा लीडर था इस इलाके में। अब मैं सुनती हूँ कि किसी की फोन से यहाँ के लोग खुदकुशी कर लेते हैं, यहाँ के लोग मर्डर कर दिया जाता है किसी भैया का और किसी टकले लगाए हुए नाम पे। कैसा हो गया है इलाका? साथी निहाल अहमद जब तक थे यहाँ तूती बोलता था, वही शाहिद खान जिन्होंने गुलशेर नगर को बसाने के लिए कोशिश की, वो शाहिद खान के लड़के को लोग दूसरे इलाके के लोग आपके इलाके में जलील करते हैं। वो भले ही हमारी पार्टी में नहीं हो, लेकिन उनके वालिद ने साथी निहाल अहमद साहब के लिए कोशिशें की हैं। आज भी मैं इज्जत करती हूँ शाहिद खान साहब की। आज देखेंगे इस्माइल नांदेड़ी साहब जब निहाल साहब के साथ थे, रफीक पूरिया जब साहब के साथ थे, आज क्या उनकी हालत है। और उसके जिम्मेदार ये इलाके के लोग हैं जिन्होंने खुद की अहमियत खत्म करके कहीं इस्लामाबाद के लोगों की बातें सुनी तो कहीं उधर से आए हुए लोगों की बातों को सुनी। तुम खुद की ताकत पहचानो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और मैं यहाँ कोई बिरादरी की बात करने नहीं आई हूँ, मैं वोट मेरे बाप की लेने आई हूँ। वो बाप जिन्होंने ये बस्तियां बसाई, वो गुलशेर नगर में नल लगाने के लिए, एक मैं मिसाल दूंगी, गुलशेर नगर में जब नल नहीं आया, कारपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नल लगाने के लिए शाहिद खान ने अपनी मेंबरी दांव पे लगा दी थी, घर घर नल पहुंचाया। आखिर में यही शेख रशीद का खानदान शाहिद खान के खिलाफ मंत्रालय में कंप्लेन किए। मंत्रालय में कंप्लेन करने के बाद इंक्वायरी बैठी कि शाहिद खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उस वक्त निहाल साहब ने उनकी मेंबरी बहाल करके लाई, और उसके बेटे को ये इस्लामाबाद वाले जलसे में जलील करते हैं और तुम बर्दाश्त करते हो। कमाल की बात है। कुर्बानियों को याद रखो। जब शब्बीर नगर बसा, जब ठोकर नगर से आजाद नगर बना, उसको बनाने वाले साथी निहाल साहब है। न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि लोगों को लीडरशिप दी। आज आप इस इलाके में देखोगे जमूर स्कूल निहाल साहब ने बनाई, ITI कॉलेज निहाल साहब ने बनाई थी, ये जो ताहिर हुसैन कॉलेज जो स्कूल जो नांदेड़ी स्कूल के नाम से है वो साहब ने बनाई।
13 नंबर स्कूल जो है वो निहाल साहब ने बताई। ये शेख रशीद जो बोलते बिरादरी के नाम पे, ये जिस इस्लामाबाद से लोग आए, एक आंगनवाड़ी भी बनाएगा तुम्हारे इलाकों में? ये बताओ, एक आंगनवाड़ी? स्कूल की बात तो जाने दो। अरे जो मुकुंदवाड़ी सब्जी मार्केट बनी उसको खंडर कर दिए। मैंने पहले भी कहा कि ये दो काम करते हैं, एक तो बनाई हुई इमारतों को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्कूल की जगह हो या कारपोरेशन की जगह, ये एक भाड़ा खाते हैं या दूसरा उसको तोड़ फोड़ के नशे का अड्डा बना देते। आस पास आप देखो नशे का जाल है और वही लोग नशे में डलवाते हैं, और जब वक्त आता है खुद के धंधे पर आंच आती है तो लोगों को धमकियां देके या कत्ल करवा देते। अब आप लोग ये समझ लो, निहाल अहमद ने जिस तरह तुम्हारा तहफ्फुज किया था, आज मैं उनके खून तुमको खड़े होकर बोल रही हूं, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा तहफ्फुज मेरी जिम्मेदारी। मैं औरत हूं लेकिन मेरी जुर्रत, मेरी हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनकी साथ पुश्तों में नहीं होगी, ना इधर वालों की ना उधर वालों की। ये इलाका हमेशा से अपनी बहादुरी पे मशहूर है। अगर तुमको बहादुरी जिंदा रखना है तो जो लोग डराते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम इतने बहादुर हो कि अगर तुम चिल्ला के बोलोगे ना तो इनकी पहले फट जाएगी, भाग जाएंगे। ये इतने बहादुर है। मैंने एक मीटिंग में कल सुना, ये बात हो रही थी कि किसी यानी आसिफ शेख आसिफ ने फंड लाया, लेकिन वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के बारे में शिकायत करने अजीत पवार के पास नहीं गए, ऐसा डॉक्टर साहब तकरीर में बोल रहे थे। ना वो शिकायत करने देवेंद्र फडणवीस के पास गए। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि बहुत प्यार करते थे मुफ्ती साहब से शिंदे, वो क्यों नहीं गए शिंदे के पास जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की उसके खिलाफ? एक तुम मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे। देखो मैंने सुना है जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, साधु, वो उनका एक काम होता है, वो लोगों को ज्यादा होशियार पढ़ा लिखा नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होने देंगे तो उनका ढोंग कोई समझेगा, उनकी औकात बाहर आ जाएगी। वैसे ही ये लोगों ने दो तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया। एक ये घराना शेख रशीद और शेख आसिफ का घराना जो लोगों को गुनहगारी गुंडागर्दी में मुलविस कर दिया है और नशे का आदी बना दिया है, तो तालीम लोग हासिल न कर पाए, वो एक चीज में परेशान रहे और इनकी दादागिरी चलती रहे। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब वो लोगों को मजहब के नशे में अंधा करके रखे, हर बात से मजहब की बात करते हैं, लेकिन जब मजहब पे आंच आती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। मुंह काहे से बंद होता है? बीजेपी के हुक्म से। ये लोग दोनों तरह से मालेगांव शहर को परेशान कर रहे। एक ही सिक्के के दो रुख है। एक कांटा हमारे शहर शेख आसिफ खानदान, ये कांटा है मालेगांव शहर की तरक्की के लिए, मालेगांव शहर की नस्लों के लिए, और दूसरा है छापा मुफ्ती साहब जो सिर्फ बैठ के छाप रहे, इसकी उसकी दलाली कर। बस ये है सिक्के के दो रुख। मालेगांव शहर में तालीम का नाम, मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने आपके इतराफ में स्कूल बनाई, बस्तियां बसाई, लोगों को कारोबार से लगाया, और उसके बाद तुम्हारी नस्ल महफूज रहे, इसके लिए बाकिरदार बने, इसलिए स्कूल बनाया। लेकिन ये लोग एक आंगनवाड़ी लाने की ताकत नहीं है। निहाल अहमद के अलावा मालेगांव शहर में गरीबों की बस्ती के लिए कोई आंगनवाड़ी भी नहीं लाए। न 10 साल मुफ्ती साहब रहे, 15 साल ये घर रहा, लेकिन तुम आंगनवाड़ी को क्या समझते हो? मामूली चीज है। आंगनवाड़ी ऐसी है जहां बच्चे कमजोर रहते तो उनको गिजाइयत का सामान दिया जाता है, तुम्हारे बच्चों के टीके की पूरी लिस्ट उनके पास रहती, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप कितना रहना चाहिए ये समझता, नौजवान लड़की के लिए क्या जरूरी है, हामला औरत के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के लिए क्या जरूरी, ये एक ऐसा डेटा रहता जो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन स्कूल तो दूर की बात, एक आंगनवाड़ी लाने की उनकी ताकत नहीं है। मैं आप लोगों के सामने इस अज़्म के साथ खड़ी हूँ कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं और आकर दादागिरी कर रहे हैं, तो मुझे लाओ,
मैं मेरे बाप की वोट मांगने आई हूँ, उनके बाप की वोट नहीं थी, वो बिरादरी के नाम पे टुकड़े की गई वोट थी। किसी के बाप की वोट नहीं, मेरे बाप ने मेहनत किया तुम्हारी बस्तियां बसाने के लिए। उस वक्त के अली अकबर साहब ने मेहनत की है तुम्हारे वास्ते, जियाला ने मेहनत की है। उसके बाद तुम लोग स्नेहाल साहब के कायल हुए और उनकी बेटी तुमसे वोट मांगे। इस शहर में फिरका परस्ती जिस तरह हिंदू मुसलमान की महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में हो रही है, वैसे ही मालेगांव शहर में जात बिरादरी की फिरका परस्ती हो रही है। और ये लोग जब गोली चलाते हैं ना, जब तलवार से मारते हैं ना, तो जब बिरादरी नहीं सोचते, जब किसी की घर में गोली चला रहे, जब उनको नहीं लग रहा कि हमारी बिरादरी का है, जब वो छपी के एंटी करप्शन के पर तलवार मार रहे, जब बिरादरी नहीं सोच रहे, जब वो तुम्हारे यहाँ आए तो उनसे पूछो हमले किस बिरादरी पे करते हो और किस मुंह से बिरादरी की वोट मांगने आते हो। मालेगांव शहर में बिरादरी की नाम पर अलग होना नहीं है। अब हमको तरक्की चाहिए, ऐसी तरक्की जो हमारे पूरे शहर मिल्लत के लिए फायदेमंद हो। आज इस्लाह सियासत के नाम पे जो लोग आए थे वो इतने गिर गए कि मदरसे के बच्चों को रोड पे आना पड़ा कि रोड बना दो। जो बच्चे जो दुनिया की लज्जतें छोड़ के मदरसे में अल्लाह से लो लगा के बैठते हैं, आज उनके लिए इतनी बुरा वक्त आ गया कि उनको रोड पे आके बोलना पड़ा कि रोड बना दो। ये है हमारे इस्लाही मुआशरे की गिरावट, जिसके जिम्मेदार ये शहर का एमएलए। आज मस्जिदों के सामने से तुम गुजरते हो तो देखते हो गंदा पानी तुम्हारे पैरों पे लगता है, नापाकी लगा के अपने घरों में जाते हो, अपनी मस्जिदों में जाते हो। इसका जिम्मेदार जहां शेख रशीद साहब, तारा मैडम, वही मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। इनको मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक है कांटा शहर के मुस्तकबिल के लिए, दूसरे है खुद की नोट छापते हैं बीजेपी के लिए छापा। ये कांटे छापे के सिक्के को लुका दो, पलटा दो। अब हमको मालेगांव शहर की तरक्की चाहिए। जो माए बहनें मेरी बातें सुन रही हैं, मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ। इस इलाके में घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई गोंद चुनता है, कोई उंगली फोड़ता है, कोई पोत पुराता है, कोई नग लगाता है, कोई थैली सीता है। तुम्हारे मेहनत के हिसाब से तुमको उजरत नहीं मिलती। अगर तुम मेरी ऊपर भरोसा करोगे, ये समझोगे कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब लोगों के लिए काम करते थे, उसी तरह शान हिंद काम करेगी। घर बैठे खवातीन को रोजगार, वो भी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक, जहां मेहनत और तुम्हारा पैसा बराबर होगा, ज्यादा मेहनत और कम पैसा ऐसा नहीं। ये मैं कोशिश करूंगी। जो खंडर बना दी गई इमारतें हैं ना, जहां जुए, सट्टे और नशे का अड्डा या भाड़ा खाया जाता है, ईसाले सवाब बराए इनके और जगह कारपोरेशन की, कैसे ईसाले सवाब होगा? अरे ईसाले सवाब के लिए खुद वक्फ करना पड़ता, जगह कारपोरेशन की और बोर्ड लगाए ईसाले सवाब, ऐसे नहीं होता। जो वक्फ करता है, पैसा खर्च करता है, अपनी मिल्कियत, पैसा, जगह, उसके लिए ईसाले सवाब होता है। कमाल की बात है ईसाले सवाब। अरे यहाँ सब ये ढीठापन चल रहा है, ऊपर नहीं चलता ढीठापन, ऊपर तो कस के बैठे हैं सब कोड़े लेके, जो करेगा वैसा भरेगा। तो वो स्कूलें जो खंडर बना दी गई है, जो सट्टे, जुए और भाड़ा खाने का धंधा बना लिया, उसको दोबारा स्कूल बनाकर अच्छी गरीब के बच्चे पहली से लेके 10वीं तक अच्छी तालीम हासिल कर पाए, लड़कियां भी तालीम हासिल कर पाए, ये इंतजाम मैं आपके साथ करूंगी। मालेगांव शहर के जो नौजवान हैं, जो लूम और कारखाने के अलावा कोई प्रोजेक्ट में पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार के प्रोजेक्ट लाने का यहाँ पे अबू आसिम आजमी, वहां पे अखिलेश यादव, जल्द ही बीजेपी की हुकूमत महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान से गिरेगी और अखिलेश यादव बड़ा ओहदा पाएगा। हम उससे मांगेंगे पावर बिल के मुसीबत से निजात। जो पावर कंपनी मस्ती कर रही है ना, कारखानेदारों, दुकानदारों या घरों में काम करने घर वालों के लिए जबरदस्त बिजली का बिल आता है, उससे निजात के लिए हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो नौजवान हैं, जो बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं, वो बाहिफाजत, जो बंबई में जाके रोजगार करते हैं,
पूना में रोजगार करती हैं, उनके लिए क्या मुसीबत होती है मालूम? घर में माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, आ नहीं पाते, मैयत में उनके लिए मैयत को रोक के रखना पड़ता है। ये सबसे निजात का रास्ता इंशाअल्लाह आपकी मदद से मैं लाने की कोशिश करूंगी। पावर बिल, ये सनद को बचाना, बच्चों का तहफ्फुज, मुस्तकबिल और ये जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार करने वालों को सुधारने का मौका घर घर एक ऐसा हम चलाएंगे मुहिम कि जो लोग नशे में, देखो जो लोग नशे में है ना, उनसे नफरत मत करना, उनको सुधारना है, वो समाज का एक हिस्सा है। उनको सुधारने के लिए कई ऐसी पॉलिसीज है कि हम ऐसे रिहैब सेंटर बना सकते हैं जहां ये लोग सुधर जाएंगे। अगर तुम इनको समाज से अलग करके छोड़ दोगे ना, तो इनके बच्चे, इनकी बीवी ये बहुत दिन नहीं जीते, लेकिन वो बेचारे परेशान रहते। अगर तुम सुधार दोगे तो न सिर्फ वो एहसान उसकी औलाद, बल्कि उसकी बीवी और औलाद और पूरे खानदान पे तुम्हारा होगा। और जो इस कारोबार में लगे हुए उनको बेहतर रोजगार देंगे, ताकि इस कारोबार से, जो हराम कारोबार है, जो लोगों की नस्लें खराब करता है, ये खत्म हो। और जब ये सब खत्म होगा ना, तो ये कांटा भी खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। मालेगांव शहर में तहफ्फुज के लिए तुम्हारा दबदबा होना चाहिए। अब गुरुवार वार्ड क्या है मालूम है? अगर आस पास भी कहीं चोरी हुई, कोई घर फोड़ी हुई, या रोड पे किसी का मोबाइल या कुछ छीन लिया गया, मालूम भी नहीं होता किसने किया, लेकिन गुरुवार वार्ड में घर घर चेकिंग होती। ये रिकॉर्ड तुम्हारा बना दिया है ऐसे लोगों ने जो तुम्हारे को डराने का काम करते हैं। ये पुलिस की दादागिरी और जो बदनामी हो रही है गुरुवार वार्ड की, इसको तुम खत्म करोगे, मेरा साथ देके। मैं मानती हूँ जो औरतें घरों में मेरी बातें सुन रही हैं, आज मैं निहाल साहब के इंतकाल के बाद, मैं बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों के भरोसे पे, वो माँ बहनों के भरोसे पे। बचा लो हमारी बेटियों की इज्जतों को जो नशे के कारोबार वालों के जरिए खराब होंगी। मेरी माए बहनें, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप मेरा साथ दो। एक बात समझ लो, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं औरत होके इनके खिलाफ बोलती हूँ, मुझे मालूम है इनकी औकात क्या है। तुम भी जानो तुम मर्द हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। अरे इनकी कोई औकात नहीं, तुम उनके आंख पे चल के जाओगे ना, ये 10 फीट दूर पीछे भाग जाएंगे, इतने बहादुर है। एक आफत आई तो बीजेपी वालों के कदमों में जाके गिर गए, ये इनकी हैसियत है। तुम जब चढ़ के जाओगे ना इनके ऊपर, ये उल्टे पांव भागेंगे जहां से आए। डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने मिसाल शान हिंद है, जो अकेली होके हिम्मत कर रही है तुम्हारे भरोसे पे, तुम्हारे यकीन पे कि इस शहर के नौजवान, पूरे खवातीन, मेरी बहनें, मेरी माएं अपने इलेक्शन को, मेरे इलेक्शन को, शान हिंद के इलेक्शन को वो खुद का इलेक्शन समझ के लड़ेंगी। और आप अपने शहर के मुस्तकबिल, रोजगार, तालीम, पावर के, कंपनी के, ये मस्ती के निजात के लिए मेरा साथ देंगे। और गुरुवार वार्ड वालों, किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए लीडर तुम्हारे यहाँ का चाहिए, भाड़े के टट्टुओं को लीडर मत मानो। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमको कोई ये बात वो नगर के लोगों की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लीडरशिप पैदा करो। और ये असेंबली इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह जब कारपोरेशन का इलेक्शन होगा ना, तो हम तुम में से नुमाइंदे निकालेंगे, ऐसे नुमाइंदे जो अली अकबर साहब की कमी पूरी कर पाए, वो नुमाइंदे जो गुलशेर खान की कमी पूरी कर पाए। ऐसे नुमाइंदे तुम्हारे यहाँ भाड़े के नुमाइंदे नहीं, तुम्हारी खुद की ताकत पैदा हो, ये कारपोरेशन के इलेक्शन में हम करेंगे। और याद रखना, जो छोड़ के जाता है ना, आजाद नगर वाले को देख लो क्या हालत है। निहाल साहब को छोड़ के गए ना, क्या हालत है देख लो। जिस दिन चुन के आए उस दिन कुत्ते जैसा पुलिस ने मारा उन्हें। ये है निहाली दबदबा था कि बड़े बड़े जुर्म में भी गए तो पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। उनको भी समझना चाहिए कि क्या ताकत थी निहाल साहब के साथ रह के। और तुमको ये ताकत याद रखनी है। बिरादरी के नाम पे कोई वोट मांगने आए तो पूछो, एक घर भी बना के दिया तुमने, एक आंगनवाड़ी भी बना के दी, किसी लड़के को हलाल रोजी भी लगा कर दी? ये जवाब दो उनको। और आने वाले इलेक्शन में हर तरह की गुंडागर्दी का जवाब देने का वक्त है। 20 तारीख में मुझे निहाल अहमद की बेटी को निहाल अहमद की वोट चाहिए, जो तुम दोगे ये बोल के कि निहाल अहमद का दबदबा था,
है और कायम रहेगा। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।